नमस्कार दोस्तों, एडीसेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी रागों की श्रृंखला चल रही है और इसी में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है दोस्तों राग देश और आज इसी का पहला अंक रहेगा। इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, हेड संगीत विभाग भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। डॉक्टर यजुर्वेदी भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक जाना माना नाम है और इन्होंने अपनी संगीत की तालीम हासिल की है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी और श्रीमती विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दोस्तों। और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ तानपुरा पर हैं मिस गगनजीत कौर, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गुरमत संगीत में निपुण हैं। और हमारे साथ एक नई सदस्य मौजूद हैं आज, मिस शिवांगी संगीत की छात्रा हैं और इन्होंने नेशनल लेवल स्कॉलरशिप म्यूज़िक में भी हासिल की है। तो इसी एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं इन सभी का स्वागत करना चाहूँगी स्टूडियो में। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज की श्रृंखला बताई गई है राग देश, जो बहुत ही प्यारा सा राग है, बहुत ही मधुर राग है और राग देश को राग देश भी कहते हैं। तो इस राग की जो उत्पत्ति है वो है खमाज ठाट से। खमाज ठाट, जैसे कि मैं पहले हमेशा बताती आई हूँ कि ठाट जो है वो एक परिवार की तरह है जहाँ से कि राग उत्पन्न होता है, जहाँ से राग का जन्म होता है। तो राग देश जो है या राग देश जो है वो खमाज ठाट यानी खमाज परिवार से उत्पन्न माना गया है। इसकी जो जाति है वो है औडव संपूर्ण जाति की। जैसे मैंने आपको बताया कि राग जो है उसमें आरोह और अवरोह में कौन कौन से स्वर या कितने स्वर लगते हैं उनकी संख्या पर आधारित होता है। यानी जैसे हम राग के आरोह में देखें तो उसमें हमने देखा कि 5 स्वर हैं और अवरोह में 7 स्वर हैं, तो यानी जाति उसकी औडव और संपूर्ण रहेगी। तो राग देश जो है उसके भी आरोह में 5 ही स्वर हैं और अवरोह जो है उसके 7 स्वरों से युक्त है। इस तरह इसकी जाति जो है वो औडव संपूर्ण बनती है। राग देश जो है वो बहुत ही मन को भाने वाला राग है। वैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हर राग की अपनी एक खूबी है, हर राग अपने आप में एक रंग लिए हुए है, लेकिन राग देश की जहाँ तक बात करते हैं तो राग देश को मेरे ख्याल से हर कोई पसंद करता है राग देश को गाना। और राग देश जो है इसको ऐसा माना जाता है कि इसके जो स्वर हैं वो कहीं पर लोक संगीत से आए हैं। तो इसीलिए क्योंकि लोक संगीत जो है वो बिल्कुल अकृत्रिम है, यानी कि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है और लोक से आया है। तो इसके जो स्वर, इसके जो भाव हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी उन लोकगीतों की जो विशेषताएं हैं उनको समाहित किए हुए हैं। और जब हम इस राग को गाते हैं तो जो कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जो ख़ास फीचर्स जिन्हें कहा जाए, विशेषताएं हैं राग देश की, वो जब सामने आती हैं तो अपने आप ही जो है मन कह उठता है, आह कितना खूबसूरत राग है। तो चाहे वो गायन वाले हों या उसको वादन वाले हों कलाकार, सभी इस राग को बखूबी पसंद करते हैं गाना और बजाना। राग देश एक ऐसा राग है जो कि जहाँ शास्त्रीय संगीत में प्रचलित है उतना ही उपशास्त्रीय संगीत में भी बहुत बहुत प्रचलित है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला कि कहीं पर इसकी जड़ें जो हैं वो लोक संगीत से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जैसे उपशास्त्रीय संगीत जो उसमें लोक संगीत का बहुत अधिक प्रभाव है, तो वहाँ पर हमें राग देश की जो है वो जो भी कॉम्पोजिशंस, जो बंदिशें, जो भी रचनाएं मिलती हैं, बहुत कुछ उन लोकगीतों से प्रेरित मिलती हैं। तो राग देश जो कि खमाज ठाट से उत्पन्न होता है। खमाज ठाट की ख़ास बात है कि खमाज ठाट में निषाद जो है वो कोमल होता है, यानी सा से लेके जब हम निषाद तक जाते हैं तो सभी स्वर शुद्ध हैं, अलावा निषाद जो है वो कोमल होता है। तो राग देश जब गाते हैं उसमें निषाद जो है वो कोमल प्रयोग होता है। लेकिन एक ख़ास बात है कि राग देश में निषाद के दोनों रूप यानी शुद्ध और कोमल दोनों प्रयोग होते हैं। तो इसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे, जब हम आगे आपको स्वरों के बारे में बताएंगे। तो राग देश जो है इसके वादी और संवादी को हम लेते हैं। राग देश का वादी जो है वो है ऋषभ और संवादी जो है वो है पंचम।
तो जैसे कि मैंने बताया कि वादी और संवादी में जो गैप होता है, जो अंतर होता है, वो 4 या 5 स्वरों का रहता है। तो ऋषभ और पंचम जो है इसके वादी स्वर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। ऋषभ का क्योंकि वादी स्वर है, वादी स्वर जैसा कि मैंने बताया कि उसमें बहुत अधिक उसका प्रयोग होता है, वो राग में अपनी ही एक विशेषता लिए हुए होता है, राजा की तरह होता है। और ऋषभ में जब हम उसको और स्वर संगतियों के साथ गाते हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। इसके साथ पंचम, जिसको कि हम कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, वादी को हम की नोट बोलते हैं, तो उसके संवाद में पंचम जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अधिक प्रयोग होता है। और जो स्वर संगतियों में पंचम पर जो ठहराव है, पंचम पर जो न्यास है, वो अपने में एक अलग ही विशेषता रखता है। तो ये तो थे इसके वादी और संवादी। अब राग देश को जो गाने का समय निर्धारित किया गया है शास्त्रों में, वो है रात्रि का द्वितीय प्रहर, यानी हम रात को जो दूसरा प्रहर होता है उसमें राग देश को गाते हैं। राग देश जो है वैसे मन को इतना लुभाता है कि इसको हम कभी भी गाने का मन करता है, लेकिन क्योंकि हम यदि शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, शास्त्रों के नियमों के अनुसार तो हमें चलना ही है, तो हम राग देश को जो है हम रात्रि के द्वितीय प्रहर में इसको गाते हैं। एक बहुत ख़ास चीज़ मैंने आज सोची कि मैं आपको बताऊं कि इससे आप सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन उसको बस सामने आपके रखना चाह रही हूँ कि हालांकि ये राग रात्रि का है, लेकिन उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, फिल्म म्यूज़िक, भजन, गीत, गज़लों में इस राग को बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है, इसका जो भाव उत्पन्न होता है वो कुछ इस प्रकार का है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। और जो कॉम्पोजिशंस, जो बंदिशें इस राग में जो पिरोई जाती हैं, वो एक अलग ही अपनी सुंदरता लिए होती हैं। तो इसीलिए राग बहुत बहुत अधिक चर्चित है। तो जहाँ मैं आपको बात बता रही थी कि राग देश जो है, इसमें शास्त्रीय संगीत में तो है ही है, शास्त्रीय संगीत में ख्याल गाए जाते हैं। आज के संदर्भ में राग देश में विलंबित ख्याल लोग कम गाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि राग देश में विलंबित ख्याल नहीं गाया जाता, बिल्कुल गाया जाता है। आज के संदर्भ में लोग अधिकतर द्रुत ख्याल गा के या ठुमरी गा के या दादरा गा के इस राग को सोचते हैं कि इतना ही दायरा है। ऐसा नहीं है, इस राग में पूरा विस्तार किया जा सकता है। इस राग में विलंबित ख्याल भी मिलते हैं। ये राग ऐसा है कि जिसमें कि मध्य और तार सप्तक का अधिक प्रयोग होता है, मतलब इसमें ही राग का विस्तार अधिक है। लेकिन जब हम रियाज करते हैं तो जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि मंद्र सप्तक के स्वरों को भी लिया जाता है, उस पर हमें खासा ध्यान देना पड़ता है, खासा रियाज करना पड़ता है, क्योंकि जब हम मंद्र का रियाज ठीक रखेंगे तो हम मध्य और तार सप्तक का रियाज है उसको भी हम उतना ही अच्छा कर पाएंगे। अब रही बात राग देश के ऊपर जो बनी हुई जो बंदिशें हैं, जो कॉम्पोजिशन है, तो शायद आप हमारे एक हमारा राष्ट्रगीत है जिसको कि हम सभी जानते हैं, हम सभी गाते हैं, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसकी रचना की थी। तो जब हम अक्सर हमारी जब दिनचर्या शुरू होती है तो हम सुबह ऑल इंडिया रेडियो को यदि हम अपने रेडियो को स्विच ऑन करें तो ये जो हमारा राष्ट्रगीत है ये उसमें आता है। तो कभी ध्यान दीजिए कि इस राष्ट्रगीत के जो स्वर हैं वो क्या हैं। राष्ट्रगीत के स्वर जो हैं वो बिल्कुल राग देश के स्वरों पे आधारित है। तो हम इस राग के बारे में, इसके आरोह अवरोह के बारे में आपको फिर बताएंगे, क्योंकि ये मुझे इतना ही प्रिय है ये हमारा जो राष्ट्रगीत है। तो पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। और आज की इस श्रृंखला में एक विशेषता ये है कि मेरे साथ इस समय आज की श्रृंखला में गगनजीत जी और शिवांगी वर्धन, ये दो जो हैं संगीत के प्रेमी बैठे हैं, और इनको मैं ये साथ लेकर ये आपको बताना चाहूँगी, वंदे मातरम आप सभी गाइए और राग देश का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वंदे मातरम से। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तो हमने जब वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत को गाया तो अपने आप ही राग देश के स्वर हमारे सामने प्रकट हो गए। तो अब हम जानते हैं कि राग देश की संरचना किस प्रकार हुई है, कौन कौन से स्वरों से हुई है, कौन से स्वर किस स्वर संगति में लिए जाते हैं और किन स्वरों को नहीं लिया जाता। तो राग देश के आरोह सा रे मा पा नी सा सा नी दा पा धा म ग रे ग नी सा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, नी सा रे मा पा नी सा सा रे नी दा पा धा म ग रे ग नी सा। तो आप देखिए कि जब हमने इस राग के आरोह को लिया तो हमने कहा सा रे मा पा नी सा, यानी हमने गांधार को और धैवत को वर्ज किया है, यानी हमने उसको नहीं लिया है आरोह में। तो इस प्रकार से आरोह क्या हो गया, औड़व जाति का हो गया। सा नी दा पा धा म ग रे ग नी सा। इस प्रकार से अवरोह लेते हैं तो संपूर्ण यानी सारे स्वरों का प्रयोग होता है। तो राग का जो जाति की जहाँ तक मैंने बात की वो इन्हीं स्वरों के ऊपर आधारित है। तो अवरोह जैसे संपूर्ण था और आरोह औड़व जाति का था, तो इस राग की जाति हमें औड़व संपूर्ण मानी जाएगी। तो ये हम जब भी जाति की बात करते हैं हमें पहले सोच लेना चाहिए, या हमें जब वो राग आता है उसके आरोह अवरोह आते हैं तो उसकी संरचना को हम देखते हुए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये राग औड़व संपूर्ण जाति का है। इसको रटने की कोई बात नहीं है, इसको हमें वैसे उसको देख देख के पढ़ के याद करने की कोई बात नहीं, उसको समझकर याद करेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो ये इसके आरोह और अवरोह थे। फिर से हम आरोह अवरोह एक बार लेते हैं। नी सा रे मा पा नी सा सा रे नी दा पा धा म ग रे ग नी सा। आकार आ तो आप देखिए जब मैं अवरोह ले रही हूँ तो मैं किस प्रकार से स्वरों को लेती हूँ। सा नी दा पा
तक तो ठीक आए। धा मा ग रे, थोड़ा सा फर्क है। ग नी सा, ये भी थोड़ा सा फर्क है। तो ये जो खास स्वर संदर्भ या स्वर समूह जो मैं ले रही हूँ, ये इस राग का रागवाचक कहूँगी, यानी उस राग की खास चीज़ें हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी प्रांत का, किसी प्रदेश का कोई ख़ास क्वालिटी होती है कि भाई यहाँ का बंगाल का ये प्रसिद्ध है या गुजरात का ये प्रसिद्ध है, जम्मू का ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो वो विशेषता सामने आती है। इसी प्रकार से राग देश को जब हम गाते हैं तो ये स्वरों की जो विशेषता है ये बहुत मायने रखती है। इन विशेषताओं के आधार पर या इन विशेषताओं को लेते हुए वह राग अपने पूर्ण स्वरूप में सामने प्रकट होता है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान देना है। जब आरोह और अवरोह हम गा रहे हैं तो उसी तरीके से गाएंगे या उसी स्वर समूह को लेंगे जो कि रागवाचक है। अब इसके बाद बात आती है पकड़ की, कि पकड़ क्या चीज़ है। पकड़, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पकड़ शब्द का एक शाब्दिक अर्थ यह है, तो पकड़ मतलब पकड़ना, किसी को होल्ड करना, किसी को कैच करना। अब ये पकड़ क्या चीज़ हुई? पुराने समय में लोग बड़े स्वाभाविक से या बड़े साधारण से सरल से शब्दों को जो है परिभाषित कर देते थे, यानी उसको एक नाम दे देते थे। जैसे कि हम अक्सर हम ये कहते हैं कि जो पहले के जो नाम मिलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मिश्री सिंह, एक ये नाम मिलता है। तो मिश्री सिंह बड़ा स्वाभाविक सा सरल सा नाम है। मिश्री एक चीज़ होती है, शुगर का फॉर्म होता है। तो ऐसा कोई आर्टिफिशियल बना इस तरह से कुछ नहीं था, बिल्कुल साधारण सरल रूप में जो सामने आता था उसको वो नाम रख देते थे। तो पकड़, क्योंकि पकड़ का मतलब पकड़ना। अब हम राग में क्या पकड़ेंगे, यानी हम राग को कैसे पकड़ेंगे, राग को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राग को हम कैसे पहचानेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शायद जिस समय संगीतज्ञों ने या संगीतकारों ने जिस समय नाम दिया होगा तो उसको पकड़ नाम दे दिया। पकड़ का मतलब होता है कि वो विशेष स्वर संगतियाँ या विशेष स्वर संदर्भ, वो फ्रेज स्वरों का जिसको आप गाते या बजाते ही एकदम से आप पहचान जाते हैं कि ये अमुक राग है। तो राग देश का जो देश की जो पकड़ है वो क्या है, या राग देश की जो पहचान है वो क्या है। रे मा पा धा मा ग रे ग नी सा, ये इसकी खास पहचान है, खास स्वर संगति है। अब इस फ्रेज को यदि हम इसका कोई भी एक पोर्शन या कोई भी एक भाग हम किसी और राग में गाते हैं तो हम कहते हैं कि ये राग देश का यहाँ पर अंग आता है, या देश का यहाँ पर ये जो अंश है ये राग देश का, कहीं पर ये राग देश से प्रभावित है। तो वो उस राग का जो अंग है राग देश का उसमें प्रयोग होता है। तो राग की जब राग बनते हैं, जब राग नए नए राग बने, एक राग और दूसरे राग को जोड़कर जब नया एक राग सामने आया तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जिन रागों को जोड़ के या जिन रागों के अंशों को लेकर वो राग बना है तो उसकी छाया तो आएगी ही, उसका वो भाग वहाँ पर स्पष्ट तो होगा ही। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि राग देश, हम अभी देश की बात करें, देश में कौन से वो स्वर संदर्भ हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पकड़ को ध्यान में रखना या पकड़ को याद करना बहुत ज़रूरी है। हम गाते गाते या हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए उसको करें तो प्रैक्टिकली जो चीज़ सामने आती है वो एकदम से हमारे मानस पटे पर एकदम से अपनी छाप छोड़ जाती है। हमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बुक को नहीं देखने की ज़रूरत नहीं, जब हम उसको प्रैक्टिकली समझ जाते हैं। हाँ, किताबें तो संग्रह हैं, किताबों में वो चीज़ें लिपिबद्ध करके रखी गई हैं ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब भी सामने आए तो उसको लोग उसको पढ़कर, उसको देखकर उस राग के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। साथ ही यदि हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, यदि उसको प्रैक्टिस करके गाना गा के उसको या बजा कर वाद्य में उसको हम जब करते तो वो कभी भी हम उसको नहीं भूलते। बस सिर्फ आपके प्रैक्टिस करने पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। आपके माइंड में तो वो चीज़ छप जाती है, गले से उसको निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे राग के पकड़ की। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करती हूँ। रे
ये जो फ्रेज है या ये जो स्वर संगतियाँ हैं, ये इस राग की पहचान है। आइडेंटिफिकेशन इस राग का इस स्वर संदर्भ से आसानी से पता चल जाता है, इसीलिए इसको पकड़ कहा गया है। अब राग के समय की बात मैं आपको बता चुकी हूँ। राग का समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर। तो कभी कभी शायद आपके मन में ये प्रश्न भी आता होगा कि राग के साथ समय का क्या जोड़ है। राग के साथ समय का बिल्कुल सही जोड़ है जो हमारे शास्त्रकारों ने बनाया है। टाइम थ्योरी जो हम उसको जानते हैं कि अमुक समय में इस टाइम पे ये राग गाया जाता है। तो देखा जाए तो कभी हम जैसे रेडियो की रिकॉर्डिंग्स करते हैं या हम कभी कोई इस प्रकार की कोई सिचुएशन हो जहाँ पर शायद उस राग का समय नहीं हो, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्डिंग के पर्पस से उसको करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन उस राग को या जब उसके समय पर जो निर्धारित समय, उस समय यदि उसको गाया या बजाया जाता है तो वो राग की एक अलग ही उसका जो भाव है, वो जो रंग छोड़ता है या वो आपके सामने जो आता है, बिल्कुल सही लगता है। जैसे मैं आपको एक इस राग देश की ही बात बताती हूँ। राग देश की प्रकृति यानी स्वभाव जो उसका नेचर है वो चंचल है, मधुर है, लेकिन चंचल है, यानी ठहराव ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गंभीर नहीं है। जैसे मैं भैरव की बात करती हूँ, मैंने भैरव के बारे में पहले आपको बताया, तो भैरव राग गंभीर है, भैरव राग शांत है। उसके यदि कंपैरेटिवली राग देश को देखा जाए तो राग देश जो है वो चंचल प्रकृति का राग है। अब आप कहेंगे चंचल प्रकृति का राग जो है वो उसमें स्वर भी उस प्रकार से पिरोए जाते हैं। जब इस राग को बनाया गया होगा तो इस राग में स्वरों की संगतियां भी वैसे ही देखी गई होंगी, उसी प्रकार से रखी गई होंगी। तो जहाँ तक मैं राग के स्वभाव की बात करती हूँ और समय की, देखिए कुछ जोड़ है। चंचल हम लोग कब होते हैं? क्या हम लोग सुबह प्रातः काल जब हम उठते हैं भोर के समय, क्या हमारा स्वभाव चंचल रहता है? क्या हमारा जो बॉडी है वो चंचल रहती है? जब हम सुबह उठते हैं तो हम अलसाए हुए होते हैं, हम गंभीर होते हैं, हम शांत होते हैं। तो सुबह के समय में हमें जो संगीत जो हम सुनना पसंद भी करते हैं, तो हम इस प्रकार का ही संगीत पसंद करते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा शांति हो, गंभीरता हो, ठहराव हो। जहाँ पर इस प्रकार का संगीत सुनना पसंद करते हैं तो राग भैरव इसमें बिल्कुल उपयुक्त आता है। लेकिन यदि हम राग देश के स्वरों को देखें, नि सा रे म प नि सा रे नि द प ध म ग रे ग नि सा रे म ग रे म प नि द प म प नि सा रे नि द प सा नि द प ध म ग रे। आप देख रहे हैं स्वर जंपिंग है, स्वर फटाफट आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सा, जैसे मैं भैरव सपोज में गा रही तो सा दा रे दा सा सा गा म रे सा। देखिए राग का बिल्कुल जो उससे रस उत्पन्न होता है बिल्कुल अलग है, उससे जो भाव उत्पन्न होता है बिल्कुल अलग है। देश को देखिए चंचल, सा रे म प नि द प ध म ग रे म प नि सा रे नि द प ध म ग रे ग नि सा। तो इस प्रकार से जो स्वरों की रचना से जो भाव उत्पन्न होता है वो शायद उस समय जो समय निर्धारित किया गया है उस समय ठीक नहीं रहता। तो रात को इसको द्वितीय प्रहर में जब गाते तो ये राग अधिक मधुर लगता है। हाँ, टाइम थ्योरी की जहाँ तक बात है उसमें और भी चीज़ें हैं जो कि राग में प्रयुक्त जो स्वर हैं उसको लेकर भी टाइम थ्योरी उस पर जो आधारित है उसको लेकर भी चलते हैं। तो हम अपने आगे के कभी किसी इसी प्रकार से लेक्चर में हम आपको संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत की टाइम थ्योरी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये सब चीज़ें जैसे मैंने कहा कि नियमों के अनुसार बंधे हुए हैं, अनुशासित हैं, तो हमको उसी अनुशासन में चलना है। अब हमने बात करी आपके
समय की कर ली, प्रकृति की कर ली, वादी संवादी की बात कर ली, जाति की बात कर ली, ठाट की बात कर ली। अब एक चीज़ आती है, वो है राग देश के न्यास के स्वर। न्यास शब्द जो है उसका अर्थ होता है ठहराव, यानी कहाँ पे राग देश के कौन से सुर में कितना ठहराव किया जाना चाहिए। तो इसमें षड्ज, ऋषभ और पंचम, ये 3 ऐसे स्वर हैं जिस पर कि बार बार न्यास किया जाता है, यानी बार बार रुका जाता है, बार बार ठहराव होता है। जब हम अपने आलाप करते हैं, आलापचारी करते हैं या राग की को एक्सप्लोर करते हैं, उसकी बढ़त करते हैं, तो हम अक्सर, आप ध्यान से सुनिएगा आपकी बात, और किसी भी राग देश की जब बंदिश आप सुनते हैं या कोई राग देश को प्रस्तुत कर रहा है, तो उस वक्त आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि वो वास्तव में अपने आलाप को या अपने जो बोलालाप हैं उनको षड्ज पर, ऋषभ पर और पंचम पर अधिक न्यास देता है, अधिक रुकते हैं वहाँ पे, पॉज देते हैं, एम्फेसिस देते हैं अधिक। तो ये क्यों? क्योंकि उस राग के भाव को उत्पन्न करने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यदि हम हर स्वर पर न्यास करना शुरू कर दें तो उस राग की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी, उस राग का जो एक स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा। तो हर चीज़ का कहते हैं किस अनुपात में कितना प्रयोग किया जाए, तो उसका ध्यान रखते हुए न्यास के स्वर बहुत बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये एक राग देश के बारे में आपको एक परिचय मैंने आपको बताया। राग देश के जो विशेष स्वर संगतियाँ हैं उनके बारे में भी अब आपको मैं बताती हूँ। जब हम राग को शुरू करते हैं तो उसमें सा रे मा पा या नि सा रे मा पा, इस प्रकार से रे मा पा की संगति, रे मा पा धा मा ग रे, धैवत और मध्यम की संगति, मा पा धा मा ग रे, धा मा ग रे, धैवत और मध्यम की संगति। अब इस प्रकार से ग नि सा, रे मा पा धा मा ग रे, ग नि सा। तो गांधार से मंद्र सप्तक की दिशा पर आना और फिर सा पर आना, इस प्रकार से नहीं, रे मा पा धा मा ग रे, मा ग रे सा, वो बात देश की आएगी ही नहीं। रे मा पा धा मा ग रे, ग नि सा। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम राग शुरू कर रहे होते हैं, शुरू की आलाप चीज़ में हम गांधार और निषाद की संगति के साथ जब हम षड्ज पर आते हैं तो उतने में ही राग देश सामने आ जाता है, पूरा राग गाने की भी ज़रूरत नहीं है, उतने में ही राग देश सामने आता है। तो इस मा प नि सा, इस प्रकार से हम जो है जब तार सप्तक के षड्ज पर जाएंगे, मा प नि सा, इस प्रकार से हम, क्योंकि धैवत तो प्रयोग ही नहीं है, तो मा प नि सा करके हम तार सप्तक के स्वर की तरफ या षड्ज की तरफ या तार सप्तक की ओर जो विस्तार करते हैं उसमें इस प्रकार से लिया जाता है। एक और स्वर संगति इसमें जो है वो अक्सर गाई बजाई जाती है, वो है सा रे नि धा पा। तो ये जो स्वर संगति रे नि धा पा बड़ी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लगती है। सा रे नि धा पा धा मा ग रे, ग नि सा, नि सा रे मा प नि सा, रे नि धा पा, सा नि धा पा धा मा ग रे, यह है सा नि धा पा धा मा ग रे। एक अलग तरह की वाइब्रेशन या आंदोलन जब धैवत पर होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है वो। रे मा प नि धा पा धा मा ग रे, ग नि सा। तो ये स्वर संगतियाँ जो हैं वो राग देश को राग देश बनाने में सहायक होती हैं। चलिए, ये तो था राग देश का परिचय। अब हम राग देश के जो स्वर हैं उनमें से हर स्वर को धीरे धीरे उसके बारे में बताते हैं, उसका कितना प्रयोग होता है, किस प्रकार प्रयोग होता है, किस स्वर संगति प्रयोग होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो राग देश जो है इसके आरोह अवरोह को हम फिर से एक बार लेते हैं और फिर हम पुनः एक एक स्वर को लेते हैं।
आरोह अवरोह गाते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर्स चल रहे होते हैं और हम स्वयं गा के आपको बताते हैं, शायद आप उसको रिपीट नहीं कर पाते या उसी वक्त आप उसको यदि नहीं गा पाते तो वो कहीं पे आपके मन में तो है, लेकिन कितना आप सही गा पा रहे हो वो आप शायद नहीं देख पाते होंगे या सुन पाते होंगे। तो कोशिश रहती है कि इस वाले एपिसोड में हम साथ में जो दो गायिकाएं हैं उनको मैं कहूँगी कि मेरे बाद वो रिपीट करें, सो दैट आप उसको उनके साथ रिपीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने को भी इस प्रोग्राम में, इस श्रृंखला में अपने को भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं पहले इसका आरोह गाती हूँ, आप पुनः उसको रिपीट करिए और फिर इसका अवरोह गाती हूँ, फिर उसको रिपीट करिए और उसके बाद हम स्वरों की तरफ जाएंगे। नी सा रे मा पा, नी सा, चलिए, नी सा रे मा पा, नी सा, सा धा पा धा म ग रे ग नी सा। अब मेरे साथ गाइए, नी सा रे मा पा, नी सा, सा धा म ग रे ग नी सा। दूसरे प्रकार का जो आरोह अवरोह जो है, आरोह नहीं अवरोह जो है वो रे नी धा पा से भी आता है। कैसे? सा रे नी धा पा, सा रे नी धा पा, धा म ग रे ग नी सा। अब इन स्वरों को जानने के बाद जब आप वंदे मातरम गाएंगे तो आपको एकदम राग देश के जो स्वर हैं वो आपके सामने आएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। तो इसको गाते हुए आपको राग देश, तो इसको वंदे मातरम गाते ही आप समझिए कि राग देश की शिक्षा आपकी आरंभ हो गई। तो ये तो थे राग देश के आरोह और अवरोह और उसके बारे में उसका परिचय। अब हम लेते हैं कि राग देश के एक एक स्वर को लेते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि किस स्वर पे हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं, क्या वो प्रयोग होता है, प्रयोग नहीं होता तो अलग बात है, यदि वो प्रयोग होता है तो कैसे प्रयोग होता है, क्या उसका आरोह और अवरोह दोनों में प्रयोग है या सिर्फ उसका अवरोह में ही प्रयोग है। तो सबसे पहले हम लेते हैं षड्ज को, यानी सा। सा को जब हम लेते हैं तो हम सा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब अपने अभ्यास को शुरू करते हैं तो खूब सा को भरना, यानी सा को लगाना, डीप ब्रेथ लेके अंदर से डीप ब्रीदिंग के बाद हम सा को लगाते हैं। सा हमारी आवाज़ को जो है, आवाज़ की गोलाई प्रदान करने में, आवाज़ को क्लियर रखने में और हमारे जब हमारे लंग्स जो हमारी सांस अंदर जाती तो हमारे लंग्स जो है वो फैलते हैं, उसको क्लियर करने में बहुत अधिक मददगार है। तो जब हम योगा भी करते हैं तो हम अंदर डीप ब्रेथ करते हैं, तो हम जब संगीत करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, तो हमारा योगा स्वाभाविक रूप से हो ही रहा है। चलिए, सा पे पहले काफ़ी देर तक सा पर हम न्यास करते हैं। सा सा, इस प्रकार से सा पे रुकें और फिर जब हम
सा क्योंकि राग की शुरुआत ही षड्ज से हो रही है, सा रे म पा, तो यानी सा से स्टार्टिंग हो रही है। कभी कभी जब हम गाते हैं नी सा रे म पा, इस प्रकार से भी हम शुरू करते हैं। और वापस जब हमारा आलाप जो है वो संपन्न या समाप्त हो रहा होता है या उसका ठहराव उस पर देना होता है, तो हम षड्ज पर अक्सर न्यास या अपना ठहराव आलाप का करते हैं। कैसे? सा रे म पा म प द म ग रे ग नि सा, प नि सा रे नि द प नि सा, रे म ग रे म ग रे ग नि सा, रे म प नि सा नि द प द म ग रे ग नि सा। तो आप देखिए सा पर बार बार आकर मेरा ठहराव है। सा मध्य सप्तक का सा जो है, तार सप्तक का तो हम बाद में लेंगे, मध्य सप्तक का जो सा है एक ब्रिज का काम करता है मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक के स्वरों को लेकर। और जैसा मैंने बोला है, क्योंकि राग देश अधिकतर मध्य और तार सप्तक में अधिकतर गाया जाता है, लेकिन हम मंद्र सप्तक को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मध्य और तार तो हमारा क्लियर होगा ही नहीं। तो हमने इस षड्ज के सहायता से, जिसे सुर भरना हम कहते हैं, उसकी सहायता से हम मंद्र में जब हम रियाज कर रहे हो, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही हूँ, पर व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, व्हेन वी आर डूइंग रियाज, वी शुड ट्राई टू sing, try to practice our मंद्र सप्तक as much as I can to clear our voice। हमारी आवाज़ में कभी खराश होती है, कभी हम किसी चीज़ में व्यस्तता अधिक होती है या पॉल्यूशन की वजह से, या हम बहुत स्ट्रेन होता है, उस वक्त हम तार सप्तक में या मध्य सप्तक में अधिक उत्तरांग की तरफ जाने का प्रयास नहीं करते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मंद्र की तरफ ज़्यादा गाएं। कैसे? देखिए वहाँ पर भी सा पर आके आलाप संपन्न होता है। सा रे नि द प म प नि सा, प नि सा, रे म ग रे ग नि, प नि सा, म प नि सा, प नि सा। तो सा पर बार बार ठहराव गले पे स्ट्रेन से बचने के लिए भी आवश्यक है। बार बार सा पे रुक रहे हैं, और देखिए जब सा पे रुक के मंद्र पर जाएंगे धीरे धीरे आवाज़ नीचे जाएगी। जब मैं आपको अपने अगले लेक्चर में पलटों के बारे में बताऊंगी, उसमें भी कोशिश करें कि मंद्र की तरफ जाइए। सा नि द प म प नि सा, प नि सा रे नि द प नि सा, प नि सा। तो सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात कि षड्ज जो है, तानपुरे पर भी आप देखिए कि जोड़ी का तार तार सप्तक के षड्ज पर और खर्च का तार मध्य सप्तक के षड्ज पर मिलता है। तो सा कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारी जर्नी जो है वो सा से शुरू हो रही है। तो राग में षड्ज जो है वो न्यास का स्वर है, तो बार बार हम षड्ज पर अपना न्यास या अपना ठहराव या अपना टिकाव रखेंगे। अब अगला स्वर लेते हैं, वो है ऋषभ। ऋषभ जो है उस स्वर का आरोह और अवरोह दोनों में प्रयोग है और बखूबी प्रयोग है। किस प्रकार से देखते हैं। ऋषभ को जैसे वादी स्वर कहा गया है, की नोट है, तो वादी का मतलब होता है कि भाई वो राजा है उस राग का, यानी उस स्वर से वो राग जो है वो सुशोभित है। तो हम देखिए ऋषभ का कितना प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। सा रे म प म प द म ग रे 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 ग नि सा,
अवरोह में आते हैं तो मध्यम का स्पर्श लेंगे। म प ध म ग रे ग रे। गंधार का जो है थोड़ा सा उसमें छाया नजर आती है। मैंने मध्यम बोला, गांधार का इसको संशोधित कीजिए। सा रे म प नि ध प, तो ऋषभ के ही थ्रू जाएंगे। सा म प नि ध प करके नहीं, ऋषभ को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो मेन है। सा रे नि ध प, जब मंद्र सप्तक में जा रहे, अवरोहात्मक में जाए तभी भी ऋषभ तब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सा रे रे, तो जब आरोह में जा रहे हैं तो मध्यम का कण लग रहा है। सा रे सा म रे, अब हम गाते वक्त तो इसको नहीं कहेंगे। सा रे, तो उसके लाग से, उसके कण से छू कर आ रहा है। सा रे रे म प, राग में जब स्वरों को एक दूसरे के सपोर्ट से चलते हैं तो राग जो है ऐसा लगता है कि आलाप जो है उसमें आप फ्लोट कर रहे हो, आप स्विम कर रहे हो, वरना खड़े 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 स्वर। सा रे मा प मा ग रे, ऐसे लगता है किसी स्वर का दूसरे स्वर से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे एक परिवार की बात करते हैं, वहाँ परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा है, चाहे उसका अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व है, अपना एक अलग अस्तित्व है, लेकिन फिर भी वो जुड़ा हुआ है। तो जब हम ऋषभ का सा रे म रे, इस प्रकार से मध्यम को छूते हुए ऋषभ आएगा जब हम आरोहात्मक करेंगे। रे म प, तो इस प्रकार से पंचम पर ठहराव के लिए, पंचम पर जाने के लिए मध्यम को लेते ऋषभ की ही जरूरत है। तो आरोह और अवरोह दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सा रे नि ध प, रे नि ध प, म प नि सा रे म ग रे। देखिए कितना खूबसूरत लगता है। रे म ग रे ग नि सा, प नि सा रे नि ध प। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जब हम गाते हैं तो गाना या जब रागों को गाते हैं तो हम आपको आरोह अवरोह तो बता देते हैं, लेकिन राग असल में राग के चलन से आता है। यू शुड नो द प्रोसेस, हाउ टू प्रोग्रेस, हाउ टू प्रोसीड। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता है तो वो बड़ा मैकेनिकल लगता है, उसमें रूह नहीं होती है। हम आपको किसी भी चीज़ को बनाने की एक प्रोसेस या एक विधि बता देते हैं, आप उसके हिसाब से करेंगे तो आपको वो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जब अभ्यस्त हो जाते हैं तब आप करते हैं और उसको समझ कर करते हैं कि कितने प्रमाण में किस चीज़ का प्रयोग किया जाना चाहिए, तब वो एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने आता है। इसी प्रकार से सा रे 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 नि ध प रे रे, ऐसे नहीं लेंगे तो राग बिगड़ गया। सब चाहे वो वादी स्वर है, लेकिन उसके बाद भी उसको किस प्रकार से कितना किन स्वर संगतियों में प्रयोग करना है, इसको जानना ज़्यादा जरूरी है। सा रे म प ध म ग रे। देखिए ऋषभ में मध्यम का कण और अवरोह में, क्योंकि गंधार के बाद आ रहा तो गंधार को हल्का सा छूते हुए आ रहा है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है राग देश के लिए। अब अगला जो स्वर आता है वो है गांधार। गांधार जो स्वर है वो आरोह में वर्जित है, यानी आरोह में उसको लेंगे ही नहीं, लेकिन अवरोह में उसको लेते हैं, एक विशेष कंपन के साथ लेते हैं और वो इम्पोर्टेंट है। सा रे म प, गांधार नहीं आरोह में, म प ध म ग रे, म ग रे, गांधार आ रहा है, ग नि सा, पुनः गांधार पे आते हैं, एक विशेष प्रकार का आंदोलन या कंपन करते हैं, फिर निषाद को लेकर षड्ज पर आते हैं। तो ये इस राग की खास बात है, इस राग में प्रयोग होने वाला विशिष्ट स्वर संगतियों में ये फ्रेज आता है। रे म प नि ध प ध म ग रे ग नि सा, ये जो गांधार का फ्रेज आता है, ये गांधार का जो आंदोलन स्पेशली मैंने आपको बताया, इसको आप अक्सर लोकगीतों में, लोक धुनों में पाते हैं। तो ये गांधार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम
तार सप्तक में गाते हैं। मा प नि सा रे नि द प, मा प नि सा रे मा गा रे, नि सा रे मा गा रे। तो गांधार को जब हम लेकर आते हैं मा गा रे सा, इस प्रकार से कहीं कहीं पर कोमल गांधार का भी प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण हमें भातखंडे जी द्वारा संकलित जो क्रमिक पुस्तक मालिका में जो संग्रह है बंदिशों का, उसमें इसके उदाहरण हमें स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब आप जानिए तो पूरी ऑथेंटिसिटी उसकी सामने होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कहा सकता। तो आज के संदर्भ में भी जो संगीतकार हैं वो कोमल गांधार का प्रयोग करते हैं, लेकिन तार सप्तक में, और कभी कभी, हमेशा नहीं किया था, वरना हमेशा करेंगे तो राग जयजयवंती आ जाएगा। सारे गा रे सा, सारे गा रे सा, बार बार मैं ये करूँगी तो राग जयजयवंती के सुर आ जाएंगे। तो उससे राग को दूसरे राग से बचाने के लिए कितना प्रयोग होना चाहिए ये पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक उदाहरण लेते हैं कि जब हम छोटे बच्चे से कहते हैं सीनरी बनाइए, तो अक्सर बच्चे पहाड़ बनाते हैं, नदी बनाते हैं, मैदान बनाते हैं और पीछे एक सूरज बनाते हैं। तो सूर्य तो एक ही होता है, यदि वहाँ 3-4 सूर्य लगा दें या अलग अलग पहाड़ की चोटियों के बीच से 3-4 सूरज निकल रहे हैं, तो उस सीनरी का, कोई उस दृश्य का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है, इसके साथ साथ वो बेकार लगता है। तो इसी प्रकार से कितना किसको प्रयोग करना, तो कोमल गांधार का, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बताई है कि अक्सर जब मैं अपने विद्यार्थियों को बताती हूँ तो कोमल गांधार का प्रयोग आते ही विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं कि जब आपने इसका आरोह अवरोह बताया, आपने इसके बारे में विशेषताएं बताई, तो कहीं भी आपने नहीं कहा कि इसको कोमल गांधार प्रयोग होता है। लेकिन इस बंदिश में आप कोमल गांधार बता रही हैं, इसमें हमें कोमल गांधार का प्रयोग मिला है। तो मैं ये कहती हूँ आपको कि किसी किसी बंदिश में इस प्रकार के उदाहरण है जिससे स्पष्ट होता है कि कोमल गांधार का भी बहुत अल्प रूप में उसका प्रयोग सिर्फ एक ब्यूटी स्पॉट की तरह, खूबसूरती की तरह उसको लिया जाता है, उस पर ठहराव नहीं होता, ना उसका बार बार प्रयोग होता है। तो इस विषय पर आप कहीं पे भी कन्फ्यूजन में आप बिल्कुल मत रहिए, उसको इस प्रकार से जानिए। तो गांधार की जहाँ तक बात की, विशेष आंदोलन इसमें होता है जो राग देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नि सा रे मा ग रे ग नि सा रे मा प नि द प ध मा ग रे। तो जब मध्यम से हम ऋषभ पर आ रहे हैं तो गांधार को, थोड़ा सा गांधार को अल्प रूप में प्रयोग करके आते हैं। रे सा रे मा प नि द प ध मा ग रे, प ध मा ग रे, ऐसे नहीं ले रहे, प ध मा ग रे, ऋषभ पे ज़्यादा रुक रहे हैं, फिर वापस गांधार पे आते हैं, प ध मा ग रे ग रे सा, तो सा पे आके फिर से हमारा न्यास होता है। अब गांधार के बाद अगला स्वर आता है मध्यम। मध्यम स्वर जो है एक ब्रिज की तरह है। सा रे मा प नि द प ध मा ग रे। आरोह और अवरोह में एक ब्रिज का काम करता है। ऋषभ से पंचम में जाने के वक्त मध्यम का प्रयोग होता है, या अवरोह में आते वक्त गांधार पर आते प ध मा ग रे, वहाँ पे ब्रिज का प्रयोग होता है। धैवत के साथ इसकी स्वर संगति इसकी खास बात है। प ध मा ग रे, नि सा रे मा प नि द प ध मा ग रे मा प मा ग रे। देखिए इस प्रकार से मध्यम का प्रयोग होता है। तो मध्यम को जब मैं गाती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ कि मध्यम जो एक ब्रिज का काम करता है, एक जोड़ है जो कि आरोह और अवरोह दोनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ऋषभ और पंचम को जोड़ता है। इसी प्रकार से वो उत्तरांग के जो स्वर हैं उसको जब पूर्वांग से जो आते, पूर्वांग की तरफ आते हैं तो इसको जोड़ता है। तो इस प्रकार से नि सा रे मा ग रे, इस प्रकार से मध्यम पर बहुत अधिक ठहराव नहीं है। नि सा रे मा ग रे रे मा प ध मा ग
गरे, इस प्रकार से ठहराव नहीं करेंगे, राग की खूबसूरती खत्म हो जाती है। अब अगला स्वर आता है पंचम। पंचम में सा रे मा पा, पंचम क्योंकि संवादी है, तो संवादी होने का मतलब सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट है, मंत्री की जिसको उपाधि दी गई है। तो पंचम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यास का स्वर है, बार बार ठहराव किया जाता है, और स्पेशली जब हम पूर्वांग और से उत्तरांग की तरफ बढ़त करते हैं तो पंचम पे ठहराव हमें सांस लेने के लिए स्थान देता है, जगह देता है, और उसमें हम गहरी सांस के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक हमारा स्वर जो हमारे हैं वो कमज़ोर नहीं लगते। कैसे? नि सा रे मा पा प ध म ग रे, मैंने सांस भी ली, प ध म ग रे, रे मा प नी ध प ध म ग रे। तो पंचम आरोह और अवरोह दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। रे मा प नी ध प ध म ग रे, ग नि सा रे नि ध प। मंद्र में भी इस पर ठहराव किया जा सकता है। इसके बाद आता है निषाद स्वर, नी। नी स्वर जो है उस पर, वो भी इम्पोर्टेंट स्वर है लेकिन उस पर न्यास नहीं होता। नि सा रे मा प नी नि सा, तो निषाद को लेते हुए हम तुत्तार सप्तक का की शर्त पर जाते, निषाद को लेते हुए जाएंगे। और सा रे नि ध प, तो ऋषभ के साथ इसकी संगति, या सा नि ध प, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शुरुआत करते हैं तो नि सा, निषाद से आरंभ करते हैं, षड्ज से तो करते ही हैं लेकिन निषाद भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वर है। तो आज देखिए हर स्वर की अपना एक स्थान है। एक बात और मैं निषाद के बारे में बोलूँगी, जब हम इस राग को गाते हैं तो आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। इस बात को मैं आपको विशेष तौर पे आपको बताती हूँ। कैसे? सा नि सा रे मा प नी नि सा, चढ़ावा निषाद है यानी शुद्ध, सा नि ध प कोमल निषाद है। तो राग देश में दोनों गांधारों का प्रयोग होता है। अभी आपको बताते बताते मुझे एक बंदिश के दो पंक्तियां याद आ रही हैं जो शायद मैंने बचपन में अपने प्रथम गुरु पंडित शंकरनाथ पाटिल जी से सीखी थी। वो शब्द कुछ इस प्रकार से हैं, गुनी गावत रागिनी देश को, अति मधुर मधुर दो निषाद ले, गुनी गावत रागिनी देश को। अब देखिए, गुनी गावत रागिनी देश को, अति मधुर मधुर दो निषाद ले। राग गुणी लोग राग देश को गाते हैं और अति मधुर मधुर दोनों निषाद को लेकर। तो देखिए बंदिश, इस प्रकार की बंदिशें जो कि लक्षण गीत कहे जाते हैं, इनको गाते हुए हमें कई बार राग के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में भी हमें पता चलता है। तो दोनों निषादों का प्रयोग जो है इस राग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी एक नियम है कि जब किसी भी राग में किसी स्वर के दो स्वरूपों का यानी कोमल और शुद्ध दोनों स्वरूपों का जब प्रयोग हो रहा है, या तीव्र का हो रहा है या शुद्ध का हो रहा है, तो अक्सर यही नियम फॉलो किया जाता है कि आरोह में शुद्ध रूप होता है और अवरोह में कोमल होता है। एक्सेप्शनल्स सब जगह होते हैं, लेकिन जो एक नियम है, जो एक परंपरा है, उसको हमें वैसे ही फॉलो करनी चाहिए। किसी भी स्वर के दो रूप एक साथ नहीं गाए जा सकते। जैसे मैं कहूँ कि इस राग में दोनों कोमल और शुद्ध निषाद दोनों ही प्रयोग हो रहे हैं, तो इकट्ठे शुद्ध निषाद और कोमल निषाद का एक के बाद एक प्रयोग नहीं होगा। हमेशा आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल प्रयोग होगा। सिर्फ एक राग है, वो है राग ललित जिसमें कि तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम का दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। मैंने सिर्फ ये एक बात आई है तो इसको समझाने के लिए राग ललित के बारे में आपको बताया है, वरना राग ललित का इस राग देश से कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ बातों से बात निकलती है, तो क्योंकि ये जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए हम लोगों को, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। तो ये जो मैंने आपको राग देश के बारे में बताया
और उसमें प्रयोग होने वाले स्वरों के बारे में बताया, उसके आरोह पकड़ के बारे में बताया, विशेष स्वर संगतियों के बताया। ये मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको राग देश का एक परिचय जो है वो इस लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जो श्रृंखला है उसमें आपको और कुछ बताएंगे और अधिक जानकारी देंगे राग देश के बारे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, गगनजीत मैम एंड ऑफ कोर्स शिवांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राग देश जो कि इसका एक पहला अंक था, आज मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि कल इसी का दूसरा अंक रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा। और मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कि मैं कल के लिए बचाना चाहूँगी, क्योंकि वो शायद डिटेल में जाएं। तो हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि फिल्मी संगीत में किस तरह से ये राग आता है। तो बहुत ये प्रयोग हुआ है, बहुत प्रयोग हुआ जी। है। तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे कल के लेक्चर में कुछ हमें गा के सुनाइएगा ज़रूर। लेक्चर में और कुछ लेकर आएंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा राग है जिसको गाते ही रहने का मन करता है। जी, आपने बिल्कुल शुरू में हमारे लिए वंदे मातरम गाया, तो बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। नमस्कार।